हेलो हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अगर हम बात करते हैं तो आज है 20 मार्च 2021 और 20 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते इन सभी प्रश्नों को मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं उनको भी साथ में डिस्कस करूंगा। इसके लिए ये जो क्लास ये आप लोगों के लिए क्लास है, ये एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, यूपी लेखपाल, यानी कहने का साथ सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो भी क्लास आपके जहाँ जहाँ करंट अफेयर आती है उस जगह आपकी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को एक टैगलाइन दी है, अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान, सीधे छपेगा आपके दिमाग में। तो कई सारे साथी लोग ये सोच रहे होंगे आखिर इसका मतलब क्या है। तो कई सारे साथी लोग कमेंट भी करते हैं, सर इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो होता है क्या कि आप लोग कई सारा करंट पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ने की आदत को अपना बदलना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये नहीं होगा कि आराम से लेटे हुए हैं और फ़ोन चला लिया और आराम से देख रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपको करना क्या है कि पेन और कॉपी लेके बैठना है। उन चीज़ों को, जो आपको चीज़ें बताई जा रही, उन सभी चीज़ों को आपको नोट करना है। नोट करने से फ़ायदा क्या होगा, जब आपके पास में डाटा होगा तो आप उसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने टैगलाइन दी है कि अब करंट पर पढ़ना हुआ आसान, सीधे छपेगा आपके दिमाग में। तो फिर इसके साथ साथ में कई सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा और आपको वो चीज़ें बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए साथी हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बन जाता है। पहले प्रश्न की बात हो रही है, 7 वर्ष के लड़के ने की किलिमंजारो पर्वत की चढ़ाई। अब देखो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं 20+ ही होंगे, मतलब 20 वर्ष से अधिक के होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 7 वर्ष लड़के की बात हो रही है, समझ रहे हो ना यहाँ पे सभी साथी लोग, 7 वर्ष लड़के की बात हो रही है। और सबसे जो ऊंचा पर्वत है उसकी किलिमंजारो पर्वत की इसने बच्चे ने चढ़ाई की है। आप सोच सकते हो कि इसको करने के लिए उसको कहाँ से, किस तरीके से उसको एनर्जी प्राप्त हुई होगी। तो ये अब खुद के अंदर से एक आग लगती कि नहीं मुझे करना है, किसी भी तरीके से करना है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो एक मोटिवेशन आपको तरीके से, और इस प्रश्न के थ्रू आपको खुद को मोटिवेट भी करना है। तो कई सारे लोगों को कई सारी समस्या रहती हैं कि सर हम इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है ना। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चीज़ें आगे आपको करनी है। अब आते हैं प्रश्न पे, हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7 वर्ष के लड़के ने किलिमंजारो पर्वत की चढ़ाई कर ली है। अब देखो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनेंगे, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि हैदराबाद का लड़का, कहाँ का, हैदराबाद का है। 7 वर्ष के लड़के ने विराट चंद्रा, अगर इसकी हम बात करें तो इनका नाम क्या है, विराट चंद्रा नाम है। और 19,341 फीट पर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम रिमूवा बन गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाला बच्चा कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, विराट चंद्रा आएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन से पर्वत पर चढ़ाई की, तो किलिमंजारो पर्वत। अगर पूछ लेता है कि कहां पर स्थित है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अफ्रीका में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। और अगर आप प्रश्न पूछ लेता है विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बन गया है चढ़ाई करने वाला पर्वत पर, तो क्या आ जाएगा, विराट चंद्रा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, विराट चंद्रा ने 6 मार्च 2021 को, यहाँ पे बात हो रही 6 मार्च 2021 को दुर्लभ उपलब्धि हासिल कर ली है। इससे पहले मार्च 2021 में आंध्र प्रदेश की 9 वर्षीय लड़की माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। इसकी बात हो रही, तो ये एशिया की कौन है, ये एशिया की 9 वर्ष की लड़की है, आंध्र प्रदेश की है। और इसी की हम बात करें तो ये इन्होंने जो क्या, दोनों लोगों ने हासिल कर लिया है। ठीक है, और ये देखो आपको यहाँ पे क्या है कि चढ़ाई करने के बाद में इंडिया का जो फ्लैग है उसको वहाँ पे लेकर ये पिक को खिंचवा रहे हैं। तो सोचिए कि देश के लिए उन माँ बाप के सपनों को देखिए कि उनके सपनों को कितना साकार कर दिया 7 वर्ष की उम्र में। ठीक है ना, तो आप लोग अपनी परेशानियों से परेशान मत हुआ करिए। ठीक है ना। और उस पल को, उस लम्हे को जीजिए जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न यहाँ पे है, एमए गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे एक प्रश्न, यहाँ पे पहले नंबर पे तो ये जान लेते हैं, 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दो चीजें क्या रखनी है, यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात हो रही। तो कई सारे साथी लोग होंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते होंगे, NSG।
क्या यहाँ पे होगा, एनएसजी की यहाँ पे बात हो रही है। तो एनएसजी के जो सबसे प्रमुख कौन नियुक्त कर दिए गए, एम.ए. गणपति को यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, एनएसजी सुरक्षा के अगर हम यहाँ पे बात करें महानिदेशक या डीजी को नियुक्त कर दिया गया, कौन, एम.ए. गणपति को। ठीक है, अब जरा ये जो आपको फोटो में नजर आ रही है कौन है, एम.ए. गणपति। अब जरा इनकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम.ए. गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसजी महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया जाए। अगर महानिदेशक पूछ ले तो आसानी से आप लोग उत्तर दे सकते हो। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, वह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से के महानिदेशक रूप में सेवारत हैं। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, हो सकता है इस बार प्रश्न आपसे पूछ ले कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं वो कौन है, तो वो भी यही कार्यभार संभाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उनकी नियुक्ति एसएसजी में शामिल होने की तारीख 19 फरवरी 2024 तक प्रभावी रहेगी। और ये कब तक रहेंगे, 2024 तक। तो ये आगे जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं जो 2024 तक, तो ये तो आपको ये लगातार आपको प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने कॉपी में नोट कर लिया तो आपको समस्या कम होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनएसजी की, तो एनएसजी जो है ये भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवादी रोधी क्या होता है, एक इकाई है। अब देखो आज का अगर हम क्वेश्चन ऑफ द डे की हम बात करें तो आपको एक प्रश्न आपको बताना है कि एनएसजी का गठन कब हुआ था, एनएसजी का गठन कब हुआ था। ये आपको प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर इसका एनएसजी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक मुझे याद हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक डीजी के रूप में कौन नियुक्त किया गया, एम.ए. गणपति को यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन को स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अब जो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ लेगा अभी हाल ही में टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। टीबी पार्टनरशिप यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दो चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे कौन बना दिए गए, हर्षवर्धन बना दिए। अब देखो यहाँ पे जब हर्षवर्धन की बात आती है तो आपको एक चीज और याद रखनी है, हर्षवर्धन जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं ये। ठीक है, बीजेपी सरकार के अगर वर्तमान समय की बात करें तो हर्षवर्धन कौन है, ये है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता तो उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही हैं कि एक तो टीबी हो गया। अगर हम टीबी की बात करते हैं तो टीबी आपको अगर हम बात करें तो टीबी क्या है, टीबी एक तरीके की बीमारी है, उसी के बोर्ड के पार्टनरशिप बोर्ड के रूप में अध्यक्ष को इनको चुन लिया गया। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने जुलाई 2021 स्टाफ टीबी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा वह 3 साल के कार्यकाल, कितने 3 साल के कार्यकाल पर ये कार्यरत रहेंगे। इन्होंने 2025 तक भारत से तपेदिक उन्मूलन के उत्कृष्ट योगदान हेतु नियुक्त किया गया। तो ये भी चीज आप लोगों को याद रखना, अगर आपसे पूछ जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो फैक्ट वाले अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, समस्या आपको प्रदान यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, स्टाफ टीबी पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, टीबी के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर के देशों में संरेखित करने की शक्ति वाला विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय निकाय। क्या होता है कि अगर टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष इनको बना दिया गया तो इसमें क्या होगा कि कई सारे देशों में जो समस्याएं चल रही हैं टीबी से रिलेटेड, जो बीमारी टीबी है उसको दूर करने के लिए इस निकाय में क्या होता है, कई सारी चीजों को संरेखित किया जाता है। मतलब एक योजना बनाई जाती है किस तरीके से उस योजना उस बीमारी से लड़ा जा सके। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2-3 प्रश्न आपसे यहाँ से निकल के आ गए हैं, तो ये भी चीज आप लोगों को याद रखना है। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं ये कौन है, ये है हर्षवर्धन। मंत्री कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं, अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक पदभार संभाल लिया है। अब देखो आज कई तरीके के आपको यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें आपकी क्या होगी कि जो आपके सप्ताह भर के जो भी क्या थे यहाँ पे पदभार संभाला था, जिनकी नियुक्ति हुई है, उन्हीं प्रश्नों को आज ज्यादा डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, दो चीजें आपको समझना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की यहाँ पे बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात करें तो महानिदेशक की अगर हम बात करें तो कौन बना दिए गए हैं, अजय माथुर बना दिए गए। अंतरराष्ट्रीय प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसको अभी कार्यभार संभाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अजय माथुर हो जाएगा। और ये देखिए एक प्यारी सी स्माइल देते हुए ये कौन आपको फोटो में नजर आ रहे हैं, ये हैं अजय माथुर। इसी तरीके से आप भी अपने स्माइल पर हमेशा, अपने फेस पर हमेशा स्माइल बना के रखिए। कितनी भी आपको समस्या हो और कितनी भी आपको परेशानी हो, लेकिन अगर आपके फेस पे स्माइल बनी रहेगी तो आप चीजों को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर इनकी अगर हम बात करते हैं तो 15 मार्च 2021 से
अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA महानिदेशक का कार्यभार यहाँ पे संभाल लिया है। उन्हें 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया, जिसे अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब 4 वर्ष के लिए इनको चुना गया है, मतलब ये 2025 तक रहेंगे। लेकिन अगर ये रहता है कि अगर इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है तो ये बढ़ाया भी जा सकता है। इन्होंने उपेंद्र त्रिपाठी की जगह यहाँ पे क्या कर लिए, जगह बना ली है। और जिन्होंने 2017 के बाद महाराष्ट्र सेवा देने के लिए 15 मार्च को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कितने, अगर 17 और 4 21 हो गया ना, 17 और 4 कितना 21 हो गया, तो 21 में इनको बना दिया गया। अजय माथुर को आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि अभी हाल ही में, इससे पहले 2017 से लेकर या 2020 में कौन थे, उपेंद्र त्रिपाठी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आज समझ में आ गया होगा। अगर ISA का मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ है, गुरुग्राम में है। यानी गुरुग्राम का मतलब गुड़गांव, जो जिसका नाम पहले था, तो गुरुग्राम कहाँ पे है, भारत में। ठीक, दिल्ली के पास सटा हुआ लगा हुआ क्या, गुड़गांव, उसी को बोला जाता है गुरुग्राम। तो यहाँ पे चीजें समझ में आ गई हो। अगर आपसे पूछा जाता है 2021 से पहले कौन थे, तो आंसर क्या आ जाएगा, उपेंद्र त्रिपाठी यहाँ पे हो जाएगा। अगर वर्तमान समय की बात करें तो क्या हो जाएगा, अजय माथुर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास में, अपने फ्रेंडों के साथ में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी साथी आपके पढ़ने वाले फ्रेंड हैं, उनको जरूर बताइएगा क्लास के बारे में। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है, बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने ढाका में अमर एकसी पुस्तक मेले का उद्घाटन कर दिया है। अब देखो समझ लेते हैं, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बांग्लादेश की। अगर बात हो रही है तो बांग्लादेश की अगर हम PM की बात करें तो कौन है, शेख हसीना जुल्फों वाली। ये भी आपको याद रहेगा, एक गाना भी आया है, शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, कोरिलेट करके इसको याद करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ ढाका में क्या हुआ, अमर एकसी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। तो पुस्तक से रिलेटेड कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे जो फोटो में आपको नजर आ रही है कौन है, बांग्लादेश की जो PM है, कौन, शेख हसीना। इसी की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश की PM शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ढाका में अमर एकसी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, अमर एकसी पुस्तक मेले का अभी हाल ही में किसने उद्घाटन किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, शेख हसीना, जो कहाँ की PM है, बांग्लादेश की है। ठीक है, अगर आगे हम लोग बात करते हैं, इन्होंने न्यू चाइना अगर इनकी बात करते हैं, न्यू चाइना, यहाँ पे अगर बात करें 1952 नामक पुस्तक का विमोचन भी किया, जो वंगबंधु शेख मुजीब पुस्तक की अमर देखा नया चिन्ह और बांग्ला अकादमी साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पे किया गया। अगर इनकी हम बात करते हैं 2021 पुस्तक मेले का विषय क्या है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जनशताब्दी के स्वर्ण जयंती। तो ये भी आपको बहुत हाईलाइट करके इसको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करते हैं पुस्तक मेले का समापन कब होगा, तो ये आपको 14 अप्रैल को यहाँ तक चलने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता हो, 14 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी साथी क्या करेंगे, कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि 14 अप्रैल को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। आप सभी साथी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, लाइव कमेंट करके बताइएगा। जो लोग ऑफलाइन बाद में देखते हैं, वो लोग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 14 अप्रैल को किसकी जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां तक पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अमर एकसी पुस्तक मेले का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया, कहां पे किया गया, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की PM किसने किया, वहां पे शेख हसीना ने किया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, केरल TN असम में मतदान केंद्र पर EVM के साथ BVPAT का उपयोग होगा। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे पहली बात तो हो रही है केरल की बात हो रही है, केरल के बाद तमिलनाडु की बात हो रही और असम की बात हो रही। तो दो चीजें तो आपको यहाँ से याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही केरल और तमिलनाडु और असम में मतदान केंद्र पर ईवीएम का मतलब आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में BVPAT का उपयोग होगा। अभी BVPAT का आपका मतलब बताएंगे। जैसे क्या होता है, इसका आप लोग मतलब समझ लेते। जैसे आपने क्या हुआ कि आपने जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी प्रत्याशी को बटन प्रेस किया है, तो ये एक छोटी सी मशीन आपको नजर आ रही है, छोटी सी मशीन नजर आ रही है। इसी से एक पर्ची निकल के आती है और इस पर्ची में ये लिखा होता है कि आपने जो वोट दिया है वो किसको वोट गया हुआ है या किसको वोट आपने डाला है। और ये ऐसा नहीं होता कि आप सभी को दिखाते फिर रहे हो। आप करते हो क्या हो कि उसको देख कर आसानी से अपने जेब में रख लेते हो, ताकि ये पता चले कि आपने जो वोट दिया वो किसको वोट दिया गया है।
समझ में आ गया। तो इसकी बात, ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जब आप मतदान करने जाएं तो उसके बगल में ये मशीन यहाँ पे रखी होगी। तो इसकी अगर हम बात करें तो अभी क्या हो रहा था, अभी अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पे चीजें नहीं लागू हो रही थी। कहाँ पे? केरल, तमिलनाडु और असम में, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ, ये जो आपका अगर हम बात करते वीवीपैट की बात हो रही, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहां पे बात करते हैं, चुनाव आयोग ने केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी में हर मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ मतदाता सत्यापन योग पेपर ऑडिट ट्रेल, है ना, का उपयोग यहाँ पे किया है। अब जरा इसका पूरा नाम, इसको सभी साथी इसका पूरा नाम जान लेते हैं कि BBPAT का पूरा नाम क्या हो जाएगा। अगर हम बी की बात करें तो वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई वोट, है ना, क्या हो जाएगा, वेरीफाई वोट पेपर ऑडिट ट्रेल, वेरीफाइड सभी साथी लोग नोट कर लेंगे। वेरीफाइड हो जाएगा, वी से एक, पहली वाली वी से क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, वोट हो जाएगा, पी से पेपर हो जाएगा, ए से ऑडिट हो जाएगा और टी से ट्रेल हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इससे चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी, पारदर्शिता होगी। जैसे क्या होता है, कई सारे लोग आरोप लगाते हैं कि जो हम वोट दे रहे हैं वो कहीं और जा रहा है और आपने इस चीज को भी देखा होगा कि वोट क्या है, इसका विरोध भी पूरे देश में विरोध हो रहा है कि भाई हमारा जो वोट है वो कहीं और जा रहा है मशीनों। इसी को सरकार को देखते हुए क्या किया है, एक आपका, ये बहुत पहले से लागू हुआ, इसके बारे में कभी किसी दिन आप लोगों को बता दूंगा कि ये क्या क्या होता है, ठीक। इसके बाद में अगर हम और बात करते हैं, ईवीएम वीवीपैट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पोलिंग बूथ को आवंटित ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस के द्वारा यादृच्छिक रूप से प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता है कि ये हर जगह आपका लगा दिया जाता है। ये जो आपका चीज होती है, यहां तक सभी साथियों को जो भी पॉइंट मैंने बताया सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अभी हाल ही में कहां पर BBPAT का उपयोग किया जा रहा है ईवीएम के साथ में, तो आंसर क्या आ जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, असम हो जाएगा। और आपके अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और पांडुचेरी में चुनाव होने वाले। तो यहाँ पे आपका क्या, जैसे मैंने क्या बताया, जैसे ही आप मतदान दोगे, जैसे ही आप वोट डालोगे, तो वहाँ पे एक पर्ची टाइप की अलग मशीन रखी होगी, उससे एक पर्ची निकल के आएगी और ये बताएगी कि यहाँ पे आपने इस कैंडिडेट को, इस पार्टी को वोट दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देख रहे हो, ये फोटो में आपको जो नजर आ रहा है, इसी तरीके कुछ मशीन यहाँ पे लगी होगी। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलमर्ग में शीतकालीन खेल संस्थान की स्थापना करेगी सरकार। अब देखो समझ लेते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न निकल के आ सकते हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही, शीतकालीन, यहाँ पे बात हो रही है शीतकालीन खेल संस्थान की बात हो रही है। और ये आपका हाल ही में कहाँ पर स्थापना की जा रही है, तो ये गुलमर्ग में की जा रही है। अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा गुलमर्ग कहाँ पर है, तो आंसर क्या आएगा, कश्मीर में है ये क्या, गुलमर्ग। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं इससे और कौन कौन से प्रश्न निकल के आ सकते हैं। युवा कार्य एवं खेल मंत्री, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना कौन है, किरण रिजिजू हैं। और इन्होंने क्या किया, गुलमर्ग में कश्मीर में शीतकालीन खेल संस्थान की यहाँ पे स्थापना कर दी है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि वर्तमान समय में खेल और खेल मंत्री कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, किरण रिजिजू हो जाएगा। और इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, गुलमर्ग में यानी कश्मीर में शीतकालीन खेल संस्थान की अभी हाल ही में स्थापना की हुई है। ठीक है, अब जरा इसकी और डिटेल समझ लेते हैं। इन्होंने खेलो इंडिया मिशन के तहत 100 छोटे खेल केंद्रों का उद्घाटन का भी यहाँ पे घोषणा कर दी है। तो खेलो इंडिया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में शुरुआत हुई थी, उसी के तहत 100 छोटे खेलों केंद्रों का यहाँ पे स्थापना कर दी जाएगी। और अगर इसकी बात करते हैं, गुलमर्ग में 2021 में शीतकालीन खेलों के लिए राष्ट्रीय शिविर का आयोजन भी करेगा। खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र का भी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर स्थापना की जाएगी। और सरकार ने 40 छोटे केंद्र और 60 ऐसे केंद्र प्रस्तावित की मंजूरी यहाँ पे प्रदान कर दी है। तो कुछ शीतकालीन होगा जहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे बर्फ ज्यादा रहती है, यहीं पे आपके क्या हो जाएंगे, खेल संस्थान यहाँ पे क्या बनाए जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि वर्तमान समय में खेल मंत्री कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किरण रिजिजू हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता है ये जो ये स्थापना की जा रही है कौन से मिशन के तहत की जा रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, खेलो इंडिया मिशन के तहत ये की जा रही है। जो साथी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी यूपी SSS की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो साथी सभी साथी नोट्स जरूर बनाते चलें, एक एक पॉइंट को नोट करते रहें। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां से डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि
समिया सुलुहु तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ पे बन गई हैं। अब देखो समझ लेते हैं आखिर इस प्रश्न लाने का उद्देश्य क्या है यहाँ पे। तो उद्देश्य यहाँ पे यह है कि एक शब्द आपको निकल के आ रहा होगा कि यहाँ पे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है कौन, समिया सुलुहु। सुलुहु करके नाम है, थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन आप लोगों को कॉपी में नोट करके इसको याद कर लेना है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जो माइक हाथ में पकड़े हुई हैं ये कौन है, यहाँ पे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ पे बना दी गई है। क्या हुआ था, क्या चुनाव हुए थे, क्या चीज़ें, सभी साथियों को सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे अगर इनकी हम बात करें, जॉन मैगुफुली मैग्यू की आकस्मिक, जो पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, जॉन मैगुफुली मैग्यू, थोड़ा अजीब नाम है, जॉन मैगुफुली मैग्यू की आकस्मिक निधन। आकस्मिक का मतलब होता है कि जैसे कि किसी को कुछ पता नहीं चले, जैसे कोई बीमार हुआ तो वो अलग हो गया कि भाई चलो बीमार चल रहा था, मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ पे इनको पता ही नहीं चल पाया कि कब इनकी मृत्यु हो जाती, किस कारण से हुई है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 19 मार्च 2021 को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। तो तंजानिया एक देश है, जिस तरीके से भारत एक देश है उसी प्रकार से तंजानिया एक क्या है, देश है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो हसन मैगुफुली के शेष 5 साल के कार्यकाल की सेवा करेंगे, जो 2025 तक समाप्त नहीं होगा। ये भी चीज़ आप लोगों को साथ में याद रखनी है। वह इथियोपिया के राष्ट्रपति साहेले वर्क जबडे, जिनकी मुख्य भूमिका रूप से औपचारिक है, के साथ अफ्रीका में एकमात्र समान वर्तमान महिला राज्य प्रमुख हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि अभी हाल ही में सामिया सुलुहु जो हैं कहाँ की राष्ट्रपति बना दी गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आना चाहिए तंजानिया। कौन नाम है, तो क्या हो जाएगा, सामिया सुलुहु हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपको बहुत दिमाग से, चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। तो अब देखो दो चीज़ें आपको यहाँ भी याद रखनी। मध्य प्रदेश की जब बात करेंगे तो आपको याद क्या रखना है कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश आपको अच्छे से जानते हो ये कौन है, यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पे क्या है, सरकार है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश यानी एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। अगर आपसे पूछ लेता, अब देखो मिशन ग्रामोदय की बात हो रही है, ठीक। तो मिशन ग्रामोदय जो होगा वो कौन इसको शुभारंभ करेगा, भाई ग्रामीण से रिलेटेड कौन होगा, कृषि मंत्री कौन है आपके, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है, आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं, ग्रामोदय मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा प्रदान करने के अलावा बुनियादी और आधारभूत संरचना का विस्तार भी किया जाएगा। तो बुनियादी का मतलब समझ गए, जो बेसिक चीजें होंगी उन सभी चीजों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे उन चीजों को लागू किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेता है ये कहाँ पे लागू किया गया है, तो ये आ जाएगा आपका एमपी, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी पूछा सकता है कि मिशन ग्रामोदय कहाँ पर शुभारंभ किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 2019-20 के दौरान 8.76 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ी गई। अब समझ लेते हैं कि इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। समझ लेते हैं 2019 और 20 की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें क्या हुआ है कि 8.7 गीगावाट का जो अक्षय ऊर्जा आपकी है वहाँ आपके साथ में जोड़ दी गई है। तो इससे प्रश्न कौन कौन से पूछेगा, समझ लेते हैं। बस 2019 के दौरान देश में कुल 8.7 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का क्षमता यहाँ पे जोड़ी गई है। अगर इसकी और बात करते तो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों के कुल स्थापित क्षमता में कुल स्थापित बिजली उत्पादन का 38.49% यहाँ पे लिया गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं, भारत ने 2030 तक, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत ने 2030 तक अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों को उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता यहाँ पे जारी कर दी है। तो समझ में आ गया सभी साथियों को। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो नवीनीकरण अक्षय ऊर्जा है तो इसका 2030 तक लक्ष्य कितना रखा गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 40% करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों को, चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग, ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आया है, अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, तो आप लोग करना है, जो भी साथी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन से आपको बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही कोई आपकी लाइव क्लास होगी
या वीडियो क्लास जैसे ही कोई अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई क्लास चलने लगी है, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपको लाइक करना है, डेली ज़्यादा लाइक करना है। और लाइक करने से बस बेनिफिट ये रहता है कि एक ये लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए फ्री सेवा चला रहा हूँ, कम से कम कुछ लोगों का लाभ तो मिल रहा है। भाई हमारी मेहनत करने का तात्पर्य ये है कि उन लोगों के पास चीज़ें पहुंच पाएँ जो सच में गरीब हैं, उन चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे, जिन चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो आप लोगों का काम इतना रहता है, कम से कम लाइक करके बताइए कि सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसके बाद में आप लोग शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। डेली के डेली आप लोग शेयर कर सकते हो ना, कम से कम 10-10 12 बार आपके व्हाट्सएप में ग्रुप बने होंगे, वहाँ से आप लोग शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हुए हैं। एनएसजी की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं। एनएसजी का गठन कब हुआ था? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो ये आपसे प्रश्न पूछा है गठन कब हुआ है। दूसरा प्रश्न ये पूछा है 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है। 2 प्रश्न आपको कमेंट करना है। जो साथी लाइव देख रहे हैं लाइव कमेंट करते हैं, अगर बाद में देखते हैं तो बाद में आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। जैसे आपको सर्च करना है पाठशाला विद गौरव, तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वहाँ डेली आपकी नोटिफिकेशन भी को भी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करवाई जाती है, ठीक है। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं और हर कमेंट को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके जवाबों को दिया जा सके, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।